तो उसको जब तक वो एग सेल फॉर्म नहीं हुआ है तब तक हम उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में था वो, है ना। तो लास्ट हमने देखा जब स्पर्म एंटर हो रहा है तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में है हमारा ओवा, और उस टाइम पे जो स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस डोनेट किया था ओवा को, उसके उसके साथ ही उसने दो चीजें और डोनेट की थी। एक था एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, याद है आपको, क्योंकि एनाफेज जो है वो क्यों नहीं हो पाता है एग में, सेकेंडरी oocyte पूरी तरह मियोसिस टू कंप्लीट क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास कोई एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। एनाफेज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो उसके पास नहीं है, वो आता है स्पर्म से। तो वो एंटर हुआ स्पर्म से, वो एंटर होने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस भी एंटर हुआ स्पर्म का, उसका एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, वो भी एंटर हुआ। उसके अलावा क्या हुआ, नेक्स्ट एंटर हुआ सेंट्रियोल। ठीक है। तो जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है उसका काम क्या था, उसने अपने आप को डिवाइड, उसने यूज किया डिवीजन के लिए इसको, है ना। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि डिवीजन के लिए उसको एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एंटर हुआ, एपीसी किसके अंदर आया, ये एंटर हुआ एग सेल के अंदर। एग के अंदर, एग में क्या है, बाहर अभी भी जोना पेलोसिडा, ये रफ वर्क कर रहे हैं हम, अभी लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते तभी हमें समझ आएगा नेक्स्ट क्लास आज जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्लीज किसी को भी डाउट हो तो अनम्यूट कर लो अपने आप को और उसके बाद बोल सकते हो या डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हमने देखा था कि बाहर जोना पेलोसिडा है और अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर हमारा एग प्रेजेंट है। तो जो एग है वो किस फॉर्म में है, वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, यानी कि अभी तक जो उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एग। ठीक है। अब स्पर्म जब एंटर होता है तो स्पर्म का क्या क्या पार्ट अंदर आता है, एक और न्यूक्लियस अंदर आता है ना। उसके अलावा एक एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अंदर आता है और एक आता है सेंट्रियोल। ठीक है। एक एक करके एक एक का फंक्शन देखते हैं। जैसे ही एपीसी आया, एपीसी क्या कराता है, एनाफेज 2, है ना। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो एनाफेज मेटाफेज 2 में थी। सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में थी। मेटाफेज 2 को हम क्या करते हैं, अब एपीसी के प्रेजेंस में जाके वो करेगा एनाफेज 2, फिर टेलोफेज 2, और उसके बाद बनेंगे एक ऊटेड, यानी जिसको एग सेल कहते हैं हम। ठीक है। एग सेल ओवा इसी को कहते हैं। ठीक है। और क्या बनेगा, एक और सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है। सेकंड पोलर बॉडी बनेगा यहाँ पे। तो जो सेकंड पोलर बॉडी है, ये जो है जहां से स्पर्म की एंट्री हुई थी वहीं से सेकंड पोलर बॉडी बाहर आ जाएगा। ठीक है। और अब बच गया हमारा ये ऊटेड का न्यूक्लियस। आपको पता है जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो तो न्यूक्लियर डिवीजन है ना। साइटोकाइनेसिस अभी तक नहीं हुई, ये तो न्यूक्लियर डिवीजन है, तो साइटोकाइनेसिस होगी भी नहीं, है ना। ये तो सेल के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियस आ चुका है, ये मेल का न्यूक्लियस है, ये फीमेल का न्यूक्लियस जो है अभी क्या हो गया, ये फीमेल की न्यूक्लियस बन गई, और ये फीमेल न्यूक्लियस अभी कंप्लीट कर चुकी है अपना टेलोफेज 2, है ना। और ये मेल का न्यूक्लियस है। तो अभी तक हमने क्या देखा था, जैसे ही स्पर्म फ्यूज होता है, उसने जो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस किया, जोना पेलुसिडा को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने न्यूक्लियस को, एक एपीसी फैक्टर होता है और एक सेंट्रियोल, इसको डोनेट कर देते हैं। जो एपीसी है उसने अपना काम क्या किया, जो न्यूक्लियस था फीमेल का वो ऑलरेडी केवल मेटाफेज 2 स्टेज में था, यानी उसको हम सेकेंडरी oocyte कह रहे थे। अब ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में थी, उसको कंप्लीट करना है हमें, है ना। उसका एनाफेज 2 करवाना है, टेलोफेज 2 कराना है, फिर ऊटेड बनता है, और उसके बाद जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो बनती है। ठीक है। तो ये दो चीजें बनी। अब सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकल गई और अंदर क्या रह गया, एक मेल का न्यूक्लियस जो मेल से आया है, एक फीमेल की न्यूक्लियस जो फीमेल में अभी बनी है, और सेंट्रियोल। ठीक है। अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे। ठीक है। तो स्टेप्स क्या हुए, आपने क्या देखा, पहले हुआ मियोसिस 2 कंप्लीट हुई। ठीक है। ये प्लीज याद रखो, हाँ, ये बार बार क्वेश्चन आता है स्टेप्स। ठीक है। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, आफ्टर जब स्पर्म पेयर्स करके अंदर जाता है,
वो अपने फैक्टर्स को, अपने न्यूक्लियस को डोनेट करता है, तो उसके बाद जो पहली स्टेप होगी फर्टिलाइजेशन की, वो होगी मियोसिस टू कंप्लीशन। प्लीज रिमेम्बर दिस, लास्ट क्लास में भी मैंने ये पढ़ाया है, एक बार फिर पढ़ा रही हूँ मैं। पहले होगा मियोसिस टू का कंप्लीशन, उसके बाद होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है, प्रो न्यूक्लियस। व्हाट इज प्रो न्यूक्लियस? एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सिंस ये हैप्लॉइड फॉर्म्स है, ये अभी तक 2 न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर। आप समझ रहे हो ना, स्पर्म तो डायरेक्टली अंदर आया नहीं, स्पर्म ने तो बस अपना डोनेट किया ना न्यूक्लियस को। यानी कि ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, ये बस ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये फीमेल का न्यूक्लियस। सेल तो एक ही है अभी, तो ये एक ही सेल है जिसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो ये अभी तक कह सकते हो कि ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस का है, वो न्यूक्लियस का प्रीवियस फॉर्म है, फ्यूजन के पहले का फॉर्म है ना, जो बाद में फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, जो एक्चुअली न्यूक्लियस होता है हर सेल का। इसीलिए इसको प्रो न्यूक्लियस कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस से पहले बनने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस ही है ऑब्वियसली, बट ये मेल और फीमेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज fusion of male and female pronucleus, and this step is known as syngamy. सिंग का मतलब होता है फ्यूजन, गैमी का मीनिंग होता है गैमेट्स। वैसे गैमेट्स का फ्यूजन ऑलरेडी हो चुका है, बट गैमेट्स के फ्यूजन के अलावा यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी यहाँ पे अब देख रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो ये सेकंड स्टेप हुआ, और थर्ड स्टेप आएगा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो 2 स्टेप्स तक हम लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके थे कि फ्यूजन हो चुका है और फ्यूजन के बाद क्या बना है, जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसमें होगी, तो वो प्रोसेस आज हमें थर्ड स्टेज पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 स्टेजेस हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जैसे ही स्पर्म अंदर आया, सेकेंडरी oocyte जो कि मेटाफेज 2 स्टेज में थी, उसको एपीसी एक एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मिल गया, वो एनाफेज 2 कंप्लीट करती है, टेलोफेज 2 कंप्लीट करती है और ऊटेड बन जाती है और सेकंड पोलर बॉडी बन गया। सेकंड पोलर बॉडी जो है वो तुरंत बाहर निकल जाता है जहां से स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद जो ऊटेड का न्यूक्लियस है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर है, जिसको हम प्रो न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये प्रो न्यूक्लियस क्या करते हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सिंगैमी, और इस टाइम पे बनता है जाइगोट। अब ये जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा वो हमें आगे देखना है, यानी कि इसमें हम सेंट्रियोल का फंक्शन देखेंगे। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? ये लास्ट क्लास के टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे अभी तक, अभी न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया। आप बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? पहले भी किसी ने पूछा था कि पोलर बॉडी क्यों बनता है, यू ऑलरेडी अंडरस्टूड कि पोलर बॉडी क्यों बनता है, क्योंकि हमें सेल को मियोसिस कराना है। मियोसिस के रिजल्ट में 4 सेल्स होते हैं और चारों हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन हम 4 ओवा नहीं बना सकते। 4 ओवा बनाएंगे तो 4 फीटस बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम कंजर्वेशन करके एक को बेटर बनाना है ना, यानी कि एक सेल को सबसे बड़ा बनाना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट होना चाहिए, और डिवीजन भी ऐसे करनी है कि 4 सेल्स बन जाए। तो जो बाकी 3 सेल्स बनते हैं वो होते हैं पोलर बॉडीज। लेकिन ये भी बताया था मैंने कि फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी का तो एविडेंस है, बट थर्ड और फोर्थ पोलर बॉडी बनता है या नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में आया भी होगा, तो आप ये मार्क कर सकते हो कि 3 पोलर बॉडी बनते हैं टोटल, और एक जो है एग बनता है, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है। केवल सेकंड पोलर बॉडी का एविडेंस है और फर्स्ट पोलर बॉडी का एविडेंस है। थर्ड और फोर्थ पोलर बॉडी जो है वो डिवाइड होता भी है, बनता भी है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए करेक्ट आंसर वहां पे, अगर टेक्निकली देखें तो 3 पोलर बॉडी बननी थी, बट एक्चुअली 3 पोलर बॉडी बनते हैं, इसका एविडेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअली कितने बनते हैं, बस 2 ही पोलर बॉडी हमें दिखते हैं। क्लियर है?
किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि किसी ने कुछ लिखा नहीं अभी तक, है ना। तो लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आज हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी कि आज स्टार्ट होगा जाइगोट से आगे, जाइगोट के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। जाइगोट बन गया, आपको पता है ये एक डिप्लॉयड सेल है ना। ठीक है, और जाइगोट कहाँ पे बना, कैन एनीबडी टेल मी कहाँ पे बना है जाइगोट, फीमेल की बॉडी में कौन से लोकेशन पे बना है। हेलो, कहाँ पे बना है। एम्पुला इस्थमस, है ना, फेलोपियन ट्यूब में, याद आ रहा है, जहाँ पे फ्यूजन हुआ, क्योंकि वहीं पे एग वाज वेटिंग, और वहां पे ही अभी जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक चीज दैट आई नीड टू रिमाइंड यू कि अभी तक जो जाइगोट है वो जोना पेलोसिडा के अंदर ही है। जोना पेलोसिडा एक बहुत ही कॉम्पैक्ट लेयर है जिसको थोड़ा सा पेयर्स किया था एक स्पर्म ने, बट जैसे ही उसने पेयर्स किया वहां पे पूरा का पूरा जोना पेलोसिडा हार्डन हो चुका था, याद है। तो यानी कि जोना पेलोसिडा अभी भी बहुत ही इंटैक्ट है, और वो रहेगी। इसका भी मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगी क्यों रहती है जोना पेलोसिडा। तो जो जाइगोट आप देख रहे हो उसमें बाहर क्या होगी, आपको जोना पेलोसिडा की एक लेयर होगी, है ना। तो जोना पेलोसिडा की जो लेयर है वो क्यों होती है वो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं ये जाइगोट है यहाँ पे, है ना, और ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा जो कि डिप्लॉयड होगा, है ना, ये डिप्लॉयड होगा। ठीक है, ये जाइगोट है, एक सिंगल सेल है। आपको पता है कहाँ पे है ये अभी एम्पुला और इस्थमस के पास है। एक चीज आप याद रखो कि जो जाइगोट है वो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, ये सब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये कहीं लिखे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है जाइगोट को, जाइगोट को कहीं से कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, जाइगोट के सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड है। अब समझ आ रहा है कि हमने एक एग क्यों बनाया, 4 एग बनाते तो साइटोप्लाज्म भी 4 बार डिवाइड करना पड़ता है ना, एंड इट सेल विल गेट 1/4 ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, है ना। तो हर सेल को हमें 1/4 न्यूट्रिएंट्स डिवाइड करना पड़ता। लेकिन अगर हम एक ही सेल बना दें बड़ा और बाकी 2-3 छोटे छोटे बना देते हैं तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स किसमें होंगे, कंजर्व्ड हो जाएंगे एक सिंगल बड़े वाले सेल में। तो यहाँ पे हमने यही किया, जो 4 सेल बनाते तो न्यूट्रिएंट्स भी डिवाइड हो जाते हैं 4 जगह, लेकिन हमने क्या किया, सिंस जाइगोट को यूट्रस तक पहुंचने में 7 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, तो वो 7 डेज तक जब तक वो जाके अपने आप को इम्प्लांट नहीं कर लेता तब तक वो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं बाहर। वैसे भी आप देखो एक जोना पेलुसिडा की लेयर है, तो उस लेयर से न्यूट्रिएंट्स अंदर तो वैसे भी नहीं आ सकते, वो पूरी इंटैक्ट लेयर है ना। तो जो उसके पास स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है बस वो उसमें ही सरवाइव कर रहा है। ठीक है, तो ये एम्पुला इस्थमस वाले पोजीशन पे है, बाहर जो लेयर है इसका नाम क्या बताया मैंने, अभी भी जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। इसका भी सिग्निफिकेंस है, इसके होने का भी रीजन है। ठीक है, अब जाइगोट विद इन 30 आवर्स, जो ये बनने का जो टाइम है उससे 30 आवर्स के अंदर, 30 घंटे लगते हैं इसको एक सिंगल डिवीजन करने में। और डिवीजन में कौन हेल्प करता है, याद करो, सेंट्रियोल। द डिवीजन में कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल। बट एक चीज याद रखो कि ये जो सेंट्रियोल आया वो कहाँ से आया, स्पर्म से आया था, आया वो कहाँ से आया, स्पर्म से आया था, समझे। समझे। किसी का आई थिंक किसी का आई थिंक आपने म्यूट नहीं किया है क्या, म्यूट कर लो, पूर्वा। ठीक है, ओके। तो क्या देख रहे थे हम, हाँ, जो स्पर्म है वो, स्पर्म है उसने सेंट्रियोल डोनेट किया था। और सेंट्रियोल, अगर सेल वाला चैप्टर आपको याद है जब हमने 11th में पढ़ा था, हमने क्या देखा था, सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिविजन। तो जाइगोट अब डिवाइड कर सकता है ना। बट ये डिवीजन कैसे होगी पता है, ये डिवीजन होगी, साइज ऑफ द एम्ब्रियो विल नॉट चेंज।
मतलब आप सोच रहे होगे कि एक सेल से दो सेल बनेगा, तो जाइगोट से तो साइज बढ़ना चाहिए ना उसका, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए। बट ऐसा नहीं होगा, साइज ऑफ एम्ब्रियो विल रिमेन सेम, क्योंकि बाहर है जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा उसके साइज को चेंज होने नहीं देती। यानी कि अब इसके अंदर जो डिवीजन होगी उसमें क्या होगा, साइज उतना ही रहेगा जाइगोट का। जोना पेलोसिडा इंटैक्ट है तो साइज तो उतना ही रहेगा, बट सेल अंदर ही अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये जो डिवीजन होगी वो ऐसी होगी। तो इसमें दो सेल्स बन गए, है ना। तो टू सेल स्टेज बनने में कितने घंटे लगते हैं, 30 आवर्स लगते हैं, है ना। लेकिन साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स सेम, ये चीज याद रखो, ठीक है। क्यों सेम रहता है, बाहर से आपको समझ आ रहा है, बाहर जोना पेलुसिडा है तो वो तो चेंज नहीं हो रही ना, उसके वो इंटैक्ट लेयर है, उसके साइज को वो चेंज नहीं होने दे रही। मतलब एक अंदर जो बड़ा सेल था वही डिवाइड होगा, वो जोना पेलुसिडा बाहर उतनी ही इंटैक्ट रहेगी। यानी कि जो एग का साइज था वही जाइगोट का साइज है, और वही आगे भी एम्ब्रियो का साइज रहेगा। कब बढ़ेगा वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स सेम, मैं लिख भी दे रही हूँ ये चीज, याद रखना आपको, एज ऑफ जाइगोट। और जाइगोट ही नहीं, उसको एग के साइज का आप समझ लो, क्योंकि जाइगोट का साइज तो एग का ही साइज है ना। स्पर्म ने कुछ साइज बढ़ाने के लिए कोई फैक्टर तो दिया ही नहीं, उसने क्या दिया, बस एक न्यूक्लियस दिया और एक सेंट्रियोल दिया और एक एपीसी फैक्टर दिया। तो उससे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना कि साइज ऑफ एम्ब्रियो जाइगोट बड़ा हो जाएगा, नहीं, साइज तो उतना ही रहेगा। जोना पेलुसिडा इंटैक्ट लेयर है, तो जब तक जोना पेलुसिडा है तब तक साइज चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब ये टू सेल्ड स्टेज आया, टू सेल्ड के बाद ऐसे डिवीजन बढ़ती जाएगी, है ना। ये थ्री सेल्ड होगा, है ना, थ्री से फोर सेल्ड होगा, ठीक है, फोर से एट सेल्ड होगा, एट से 16 सेल स्ट्रक्चर। ये जो 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर है ना, इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते कैसा दिखेगा ये 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर। बाहर क्या होगा, आप जान रहे हो, बाहर क्या रहेगा, जोना पेलुसिडा, साइज उतना ही है, ठीक है। और अब हम अंदर का एम्ब्रियोनिक कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियो कैसा होगा, बिल्कुल सॉलिड होगा। व्हाट इज सॉलिड एम्ब्रियो, 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है ना वो सॉलिड होगी। सॉलिड का मतलब होता है कि कोई कैविटी नहीं होगी, ऐसा दिखेगा 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर, कोई कैविटी नहीं दिखेगी। सॉलिड 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर। इसी को कहते हैं हम मॉड्यूला। क्लियर है आशावरी, तुमने पूछा था मॉड्यूला क्या है। मॉड्यूला इज 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो का बन रहा है। कब बन रहा है अभी हम देखेंगे, टाइम कितना लगता है इस चीज को, ठीक है। तो सॉलिड स्ट्रक्चर है, 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं मॉड्यूला बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मलबेरी। मलबेरी पता है, वो एक फ्रूट होती है पर्पल कलर की, है ना। उसके वेरिएशंस भी आते हैं, उसके रेड कलर का भी फ्रूट आता है ना। तो उसका नाम है मलबेरी। तो मलबेरी की तरह दिखते हैं, मलबेरी मतलब समझ लो कि बहुत छोटा सा गुच्छा दिखता है अंगूर के जैसा, है ना, ग्रेप्स की तरह। बट वो एक्चुअली ग्रेप्स नहीं है, वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, काफी स्मॉल होता है। ग्रेप्स तो काफी बड़ा क्लस्टर होता है, तो उसी का समझो सबसे स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे छोटे अगर ग्रेप्स आपको मिल जाए वैसा दिखता है, ठीक है। और वो सॉलिड होता है, बीच में कोई कैविटी नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मॉड्यूला। क्लियर है, मलबेरी के जैसा दिखता है इसीलिए इसका नाम रखा गया मॉड्यूला। तो 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। अभी तक जोना पेलोसिडा बाहर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनते बनते जो जाइगोट है, वो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। जाइगोट तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक से दो सेल बना, दो से तीन बनते, तीन से चार, 8, 16, है ना, 16 सेल स्ट्रक्चर।
जब तक ये 16 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस यहाँ बस मूवमेंट भी हो रही है। मतलब ये अगर आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे पहले मान लो जाइगोट बना, तो ये मूवमेंट भी आगे चल रही है, ये ऐसे मूव करते हुए ये इस कैविटी के अंदर आके पहुंचा है। तो अभी ये 8 to 16 स्टेज में पहुंचा हुआ है, ठीक है। मतलब डिवीजन तो हो ही रही है, और इट्स लाइक अ बॉल जो अपने आप मूव करते हुए कहाँ पे आ रहा है, वो यूट्रस की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल है? सीलिया की वजह से पॉसिबल है। हमारे फेलोपियन ट्यूब में सीलिया की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो जो सीलिया की लाइनिंग है वो हेल्प करती है इसके मूवमेंट में, ठीक है। ये सिलिएटेड एपिथीलिया है यहाँ पे, वो हेल्प करती है इसको मूवमेंट में। समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये मूव भी हो रहा है और धीरे धीरे यूट्रस के पास भी पहुंच रहा है, ठीक है। अब आगे मैं समझाती हूँ क्या होता है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? एनीबडी? हम्म, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम मॉर्यूला के बाद क्या हुआ। अभी मैं टाइमिंग भी बताऊंगी कि कितना टाइम लगता है मॉर्यूला के आगे जो ये स्टेजेस बन रहे हैं, ठीक है। मॉर्यूला के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे 16 स्टेज हो गया, 8 to 16 वर्ष मॉड्यूला। 8 to 16 के बाद आता है 16 to 32। हम हमेशा 16 to 32 ऐसे क्यों लिखते हैं, डायरेक्टली 32 क्यों नहीं लिखते? एक आध सेल कम भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इसी रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर है मॉड्यूला के बाद, जिसका नाम रखा हमने ब्लास्टुला, इसका नाम रखा हमने ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला बनने में, जाइगोट से ब्लास्टुला बनने में 7 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, जाइगोट से ब्लास्टुला बनने में 7 डेज का टाइम लगता है। पहला डिवीजन तो मैंने आपको 30 आवर्स बताया, वैसे सबका टाइमिंग है, बट इतना याद रखने की जरूरत नहीं आपको। बस इतना समझो, जाइगोट से ब्लास्टुला बनने में 7 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। 7 डेज हो गए। अब देखो इसके बाद क्या होगा। ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर के तक यहाँ पे साइज रिमेन्स सेम। ब्लास्टुला का साइज कितना कैसा है? वो बिल्कुल एग या जाइगोट के साइज का ही है, जाइगोट का ही साइज है, ठीक है। ब्लास्टुला जो है इट लुक्स लाइक द साइज ऑफ अ जाइगोट ओनली, है ना। इसमें जो सेल्स हैं उनका साइज नहीं बढ़ रहा, बस नंबर बढ़ रहा है। नंबर डिवीजन की वजह से बढ़ रहा है, बट साइज कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ जोना पेलोसिडा, है ना। अब ब्लास्टुला जो है वो जोना पेलोसिटा से बाहर आएगा, समझ रहे हो। लेकिन बाहर आने के पहले उसमें चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। ये था ब्लास्टुला पहले, बाहर जोना पेलोसिडा, अंदर इतने सारे सेल्स। ब्लास्टुला में क्या चेंजेस आएंगे? ब्लास्टुला अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? क्लास 11th में आपने डिफरेंशिएशन वर्ड पढ़ा है ना। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? जब आपको आपके सेल्स को केवल काम करना है, डिवाइड करना है ना, उनको कोई फंक्शन नहीं करना है, तो वो अनडिफरेंशिएटेड है ना। उनको कोई फंक्शन नहीं करना, उनको बस डिवाइड करना है। उनको हर सेल की तरह, जैसे आपके हार्ट सेल की तरह उनका स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपके स्किन सेल की तरह उनका स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपके न्यूरॉन्स की तरह उनका स्ट्रक्चर नहीं होगा, है ना। उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉमन सा एक आइसोडायमेट्रिकल शेप होगा, सर्कुलर स्फेरिकल दिखेगा, ठीक है। और उनका काम बस होगा बस कंटिन्यूअसली डिवाइड करना। बट एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना, जब आप उनको डिवाइड करने के अलावा भी फंक्शंस प्रोवाइड करोगे, है ना, असाइन करोगे फंक्शंस, तो बॉडी जब फंक्शंस असाइन करती है वो है ये स्टेज। तो असाइन करने के पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी ब्लास्टुला को में क्या क्या चेंजेस होते हैं बिफोर इट कम्स आउट ऑफ जोना पेलोसिडा। अभी भी जोना पेलोसिडा के अंदर ही है वो, बट ये अब जोना पेलोसिडा से बाहर आने वाला है, ठीक है। तो ये जोना पेलोसिडा से बाहर आने के पहले उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं।
ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ब्लास्टुला में क्या चेंजेस आते हैं, ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं दो डिफरेंट टाइप के सेल्स पहले। ठीक है, बताती हूँ मैं। हम्म और बाहर अभी भी जोना पेलुसिडा है। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा तो है ही, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही है वो हम देख रहे हैं। तो जोना पेलुसिडा को भी बना ही लेते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जोना पेलुसिडा खत्म हो गया, है ना। अभी तक जोना पेलुसिडा अभी यहाँ पे इंटैक्ट है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जोना पेलुसिडा, अब देखते हैं अंदर क्या हुआ। पहले ये सॉलिड था ब्लास्टुला, अब क्या हुआ देखो, एक कैविटी बननी स्टार्ट हुई, कुछ सेल्स ऐसे अंदर की तरफ मूव हो गए और कुछ सेल्स बाहर एक बाउंड्री बना दिए। समझ रहे हो, जो अंदर की तरफ मूव करेंगे ना, यही बनेगा एक्चुअल एम्ब्रियो, यही बनेगा एक्चुअल फीटस। तो बाहर जो रह गए उनका काम क्या होगा, ये बनाएंगे अटैचमेंट ऑफ द फीटस टू हिज और हर मदर। मदर के साथ फीटस का जो अटैचमेंट होगा, फिजिकल अटैचमेंट, है ना, कैसे वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा। अभी तक तो उसने सरवाइव कर लिया क्योंकि साइज कांस्टेंट है ना, सेल्स का नंबर बस डिवाइड हो रहा है लेकिन साइज कांस्टेंट है, उसी में जो न्यूट्रिएंट स्टोर्ड है वो और अभी तक वो काम भी तो नहीं कर रहे थे ना, वो फंक्शन नहीं कर रहे थे। अभी सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, सब बस डिवाइड कर रहे हैं। जब सेल्स फंक्शन करते हैं ना, तो उनका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है ना। जब वो फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे, नए ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होंगे फीटस में, तो उनको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, यानी उनको और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो तब न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करना होगा, उनके पास स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स कितना, एक सेल के जितना न्यूट्रिएंट्स था, अब इनको डिपेंड करना पड़ेगा मदर के ऊपर। तो जब वो मदर के साथ कोई फिजिकल अटैचमेंट बनेगा तभी तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना। तो वो फिजिकल अटैचमेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए जब बनेगा, वो किससे बनेगा, जो बाहर जो राउंड करके ये सेल्स आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। व्हाट हैपेंड, जो कि यहाँ पे ब्लास्टुला आप देख रहे हो, ब्लास्टुला में चेंजेस हुए, बाहर कुछ सेल्स रह गए जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर कुछ एक चिपक सा गया, देख रहे हो अंदर कुछ रह गया ऐसे चिपका हुआ सा, ऐसा लग रहा है जैसे कि वॉल से हैंगिंग कुछ, है ना। तो सिस्ट की तरह कहीं चिपका हुआ कोई स्ट्रक्चर है ना। इसीलिए इसको, इसका नाम है इनर सेल मास। एनसीईआरटी की लाइन है कि इनर सेल मास इज द मास ऑफ स्टेम सेल्स। वेरी करेक्ट, है ना, वो बिल्कुल सही लाइन है, बट डिफाइन नहीं किया व्हाट इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो कुछ भी बना सकते हैं आपकी बॉडी का, वो आपका हैंड बना सकते हैं, आपकी स्किन बना सकते हैं, आपका ऑर्गन कोई बना सकते हैं। तो स्टेम सेल्स कह सकते हो मल्टी पोटेंट या टोटी पोटेंट, इस वर्ड को कहते हैं हम। ठीक है, अभी वो भी पढ़ेंगे हम। मल्टी पोटेंट यानी कि मल्टीपल पोटेंशियल, सेल्स के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल, पोटेंशियल इन द सेंस वो कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी पार्ट ऑफ योर बॉडी वहां से बन सकते हैं, इसीलिए उनका नाम है टोटी पोटेंट या मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स। तो जो इनर सेल मास है, आप देखो, जो ब्लास्टुला है उसने आपको अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, बाहर एक लेयर बन गई जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर एक मास ऑफ सेल हो गया जिसको कहते हैं हम इनर सेल मास। ठीक है, ये मास ऑफ सेल है क्या, दिस इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये टोटीपोटेंट होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबका, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट। हमने देखा है जहां पे इनर सेल मास है, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, ये है ट्रोफोब्लास्ट।
अब ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि इनर सेल मास के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इनका थोड़ा स्पेशल नाम है। स्पेशल नाम क्या है, आप समझ लो कि ये जो सेल्स होते हैं बहुत स्टिकी होते हैं। स्टिकी मतलब बहुत चिपकने वाले होते हैं। चिपकने वाले इन द सेंस, ये ही वो सेल्स हैं जो जाके मदर के यूटरस के लाइनिंग के साथ अटैच होंगे। क्लियर है? ये सेल्स का नाम है सेल्स ऑफ रॉबर। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? सेल्स ऑफ रॉबर है क्या? वो ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल्स हैं विच आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इनर सेल मास। यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज सेल्स ऑफ रॉबर, या रॉबर सेल्स भी लिखा होता है, सेम ही है ना? सेल्स ऑफ रॉबर। सेल्स ऑफ रॉबर क्या है? वो इनर सेल मास जिस ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के क्लोज कांटेक्ट में है, उसी को कहते हैं हम सेल्स ऑफ रॉबर। वो है ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, ठीक है? इनर सेल मास बनाएगा। अब इसका फेट देख लेते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर क्लियर है? हाँ। अब इसको ब्लास्टुला नहीं कहते, अब इसको कहते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ सिस्ट अटैच टू द वॉल, है ना? इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? इट लुक्स लाइक अ सिस्ट, ये सिस्ट की तरह दिखता है जो चिपका हुआ है आपके एक वॉल के साथ। तो वही है, ये वॉल क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है। बाहर अभी भी जोना पेलुसिडा है, वो लेयर अभी तक इंटैक्ट है, ठीक है? क्लियर है? तो ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस अलग स्टेजेस नहीं है, ब्लास्टुला में ही चेंजेस हो गए, तो अब हम उसका नाम रखते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सेल्स ऑफ रॉबर, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट। जो इनर सेल मास है उसका फेट क्या है? इनर सेल मास will form the actual fetus, ये बनाएगा फीटस, ठीक है? और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैचमेंट बनाता है, ठीक है? ट्रोफोब्लास्ट विल फॉर्म प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? वही है अटैचमेंट जो हम आगे देखने वाले हैं, उसका फॉर्मेशन अभी देखेंगे। तो अभी तक ब्लास्टोसिस्ट तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? किसी को कुछ भी नहीं समझ आया? मैं ऑडिबल? सुनाई दे रहा है सबको? से यस और नो? ब्लास्टोसिस्ट, ओके। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है? वो ब्लास्टुला का ही एक दूसरा स्टेज है। मतलब जब ब्लास्टुला बन गया, ठीक है? ब्लास्टुला कैसे बना? आप देख रहे हो कि 16 टू 32 सेल स्ट्रक्चर जो है उसको हमने ब्लास्टुला कहा। वो एक सॉलिड मास है अभी भी, बट ब्लास्टुला बिफोर इट इज गेटिंग आउट ऑफ द जोना पेलुसिडा, ठीक है? वो उसको ब्लास्टुला को जोना पेलुसिडा से बाहर निकलना है। इसको इससे बाहर निकलने के पहले इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है? वो चेंजेस क्या है? ऑब्वियसली आप सोचो, ये जो ब्लास्टुला है, ये अगर ऐसे का ऐसे बाहर आ जाए तो ये अभी तक अटैचमेंट नहीं होगा ना, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कहाँ से फीटस बनेगा। कोई एक अटैचमेंट पार्ट होना चाहिए जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बनाए फीमेल मदर और बेबी में, है ना? तो पहले उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं। ये डिफरेंशिएशन कैसे आता है? ये बना ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट। इसमें एक सिस्टिक स्ट्रक्चर, सिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कहीं पे आप समझो, आपके घर में एंट वगैरह जो है अपना घर बना लेते हैं कहीं पे, है ना, कोने वगैरह में, तो कैसे वॉल से चिपका हुआ कहीं होता है ना? तो ये वैसे ही एक सिस्ट दिखता है, ठीक है? तो ये सिस्ट की तरह है, और बाहर एक लेयर बन जाती है, इसको कहते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। सेल्स डिफरेंशिएट हो गए, स्ट्रक्चरली भी चेंज होंगे, अभी आप देखोगे स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं। तो बाहर एक लेयर ऑफ सेल बन गई जिसका नाम रखा हमने ट्रोफोब्लास्ट, और एक सेल लेयर बिल्कुल अंदर की तरफ चली गई, है ना? बीच में एक कैविटी बन गई, ठीक है? ये कैविटी के बारे में भी हम देखेंगे।
ये जो अंदर जो सेल चली गए, सेल का मास चला गया, इसका नाम रख दिया हमने इनर सेल मास। ये एक स्टेम सेल की तरह है। स्टेम सेल क्या होते हैं? जो टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, व्हाट इज टोटीपोटेंट, है ना, नहीं तो वर्ड्स आप कहोगे मैंने यूज किया, बताया नहीं, है ना। स्टेम सेल्स क्या है? ये है टोटीपोटेंट। मतलब इनमें पोटेंशियल है, दे कैन फॉर्म एनी पार्ट ऑफ बॉडी, यानी पूरा का पूरा फीटस कहाँ से बनेगा? ये टोटीपोटेंट सेल से ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट। सिंस ये दिखने में ऐसा लगता है कि एक सिस्ट है जो चिपका हुआ है वॉल से ऊपर से, है ना, इसी को कहते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। बट अभी भी ट्रोफोब्लास्ट बाहर है, ट्रोफोब्लास्ट बाहर है, इनर सेल मास अंदर है। और जो पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास के क्लोज कांटेक्ट में, उन सेल्स का नाम रखा हमने सेल्स ऑफ रबर। वो थोड़े स्टिकी होते हैं। स्टिकी क्यों होते हैं? वही सेल्स जो है जाके एक्चुअली प्लेसेंटा बनाते हैं, ठीक है। वही प्लेसेंटा बनाएंगे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? ब्लास्टोसिस्ट, नम्रता? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। फेट क्लियर हुआ। अब ब्लास्टोसिस्ट अभी भी बाहर नहीं निकलेगा, अभी भी इसमें कुछ चेंजेस बाकी हैं। तो आगे जो मैं डायग्राम्स बनाऊंगी उसमें मैं जोना पेलुसिडा नहीं बना रही, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट प्लीज रिमेम्बर, जब तक मैंने नहीं बोला तब तक जोना पेलुसिडा वहां पे है, ठीक है। जोना पेलुसिडा अभी भी रहेगा वहां पे। जब मैं बोलूंगी कि ये खत्म हो चुका है तो आप समझना कि खत्म हुआ है, ठीक है। ओके। तो ब्लास्टुला जो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में डिफरेंशिएट हो गया, वहां से फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक बार बता देती हूँ, फिर आप नोट डाउन कर दो, ठीक है। अब चेंजेस क्या आते हैं वो देखते हैं। हाँ, अभी तक अटैच नहीं होगा। अटैच तब होगा जब वो जोना पेलुसिडा से बाहर आएगा। तो वो कब आएगा? अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है, ठीक है। वो अभी जब समझे सोनिका, अभी वो अटैचमेंट अभी हम पहुंचे नहीं है। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे पूरा डेवलपमेंट क्या होगा ब्लास्टोसिस में, उसके बाद वो जोना पेलुसिडा से बाहर निकलेगा, उसके बाद जाके वो अटैचमेंट बनाएगा, ठीक है। क्लियर? हाँ। तो अब आगे देखो क्या होता है। जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है वो अपने आप को थोड़ा चेंज करेंगे। पहले तो डिवाइड होंगे, है ना, डिवाइड होंगे। तो डिवाइड कैसे होंगे वो भी देखते हैं। पहले तो चेंज होंगे। ये दिखने में कैसे लगेंगे? थोड़े क्यूबॉइडल, ठीक है। ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने अपने शेप को थोड़ा चेंज किया, और चेंज करके वो डिवाइड भी होंगे। बाहर भी एक नया सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? अपने बाहर एक नई लेयर बनाएंगे। जो डिवीजन होगी, मतलब ये एक सेल डिवाइड होगा, एक सेल डिवाइड होगा ऐसे बीच से। ये तो ऊपर एक सेल और नीचे एक सेल, ठीक है।
तो ऊपर एक सेल का लेयर बन गया, ठीक है। समझ रहे हो? तो बाहर पहले ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हुई, है ना, और दो सेल की लेयर बन गई, बाहर एक सेल, अंदर एक सेल, ठीक है। अभी पहले मैं ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इनर सेल मास का भी देखेंगे। तो पहले क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंजेस हुए वो क्या देखे हमने। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने अपने शेप को थोड़ा चेंज कर लिया, थोड़े क्यूबॉइडल जैसे हो गए वो अभी, है ना। और ये क्यूबॉइडल के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स में चेंजेस हुए, पहले शेप में चेंज हुआ, अब हम इसका थोड़ा और स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो अंदर वाली लेयर है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। जो अंदर लेयर फॉर्म हुई है वो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो बाहर वाली लेयर फॉर्म हुई ना, उसका चेंज क्या होगा। ये जो बाहर की लेयर है, ये एक एक सेल, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरी सेल है ना, ये तीनों अगर अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे और तीनों कंबाइन हो जाए, समझ रहे हो क्या हुआ। ये तीन सेल्स थे, तीनों कंबाइन होके एक सिंगल सेल की तरह दिख रहे हैं, तो तुम्हें कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी, लेकिन सबके न्यूक्लियस होंगे, समझे। यानी कि तीनों के न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, याद है फंगाई पढ़ा है हमने क्लास 11th, किसी को याद है। सिंसाइशियल वर्ड यूज किया है हमने, सिंसाइशियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड, याद आ रहा है, नहीं किसी ने पढ़ा ही नहीं कुछ। 11 तो सभी भूल के बैठे नहीं। सिंसाइशियम वर्ड याद है किसी को भी। चलो, तो हम देखते हैं जो अंदर वाली लेयर है वो इंटैक्ट रह गई, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ, वो बस डिवाइड होके बन गए दो सेल्स की लेयर, है ना। ये जो दो सेल्स बने, इनमें से जो बाहर वाली लेयर है ना, इट विल लूज इट्स इंडिविजुअलिटी, पूरी की पूरी लेयर जो है अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे और इस तरह बन जाएंगे। समझे क्या हुआ, जो बाहर वाली लेयर है उसने अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी, हर सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गया और एक ऐसा कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म हो गया, बट है ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो लेयर देख रहे हो आप, ये मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, लेकिन ये दिखता एक ही सेल के जैसा है ना। यहाँ पे सारे सेल्स ने अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी और ये क्या बन गए, देख रहे हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको कहते हैं हम विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई, इसका नाम मैं बाद में और भी बताऊंगी एक्सप्लेन करके, ठीक है। ये समझ आ रहा है। अब लेयर की बात करते हैं, जो अंदर की लेयर है जिसकी इंडिविजुअलिटी अभी तक है, उसको कहते हैं हम साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये चेंजेस ट्रोफोब्लास्ट में हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनर सेल मास में कुछ नहीं हो रहा है, उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, अभी हम वहां पे गए नहीं है, ठीक है। दोनों को अलग अलग से समझा देती हूँ। तो ट्रोफोब्लास्ट में पहले क्या हुआ, क्लीवेज डिवीजन हुआ, है ना। ये ट्रोफोब्लास्ट में डिवीजन हुआ, दो सेल्स बने, है ना, दो सेल्स की लेयर बन गए, हर सेल डिवाइड हुआ, दो दो सेल्स बन गए, और उसका जो अंदर वाली लेयर है वो वैसी की वैसी रह गई, बाहर वाली लेयर ने अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी।
और एक इंटैक्ट, एक कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म हो गई, कोई सेल नहीं रहा यहाँ पे, सारे सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, है ना। तो जो अंदर वाली इंटैक्ट लेयर है जिसमें अभी तक उसके इंडिविजुअलिटी है, हर सेल अलग अलग है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर दिखता है, उसको कहते हैं हम साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि इसके सेल दिख रहे हैं आपको। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, यानी सेल की तरह दिख रहे हैं अभी तक वो, है ना, लेयर नहीं दिख रहे वो, अभी तक वो सेल की तरह ही दिख रहे हैं, इसीलिए साइटोट्रोफोब्लास्ट। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, जो कि फ्यूज हो चुका है। सिंस ये फ्यूज हो चुका है और ये दिखने में कैसा लगता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर लगता है, इसीलिए सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट इज व्हाट, सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट का मतलब होता है एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल की लेयर है यहाँ पे, है ना। साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो सॉरी मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, बट न्यूक्लियस हर सेल में एक ही एक है साइटोट्रोफोब्लास्ट में। तो समझ जाए, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हुआ, क्लीवेज डिवीजन हो रहा है, जो भी डिवीजन जाइगोट में होता है उसको क्लीवेज डिवीजन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिख लो। इन डिविजन्स को क्या कहते हैं, क्लीवेज डिवीजन। व्हाट इज क्लीवेज डिवीजन, क्लीवेज का मतलब एक सेल डिवाइड एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, वो टूट के दो सेल में बन रहा है, देखो साइज कांस्टेंट है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं जो ट्रोफोब्लास्ट है उसने अपने आप को दो लेयर में डिवाइड किया, अंदर वाली लेयर वैसी की वैसी रह गई, बट बाहर वाली लेयर क्या हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सिंगल लेयर में कोई सेल का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं दिख रहा वहां पे, सारे सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, इसीलिए सिंसाइशियो। सिंसाइशियो क्या है, सिंसाइशियम याद है, हमने देखा था हाइफा के बारे में, फंगाई, है ना। तो जो फंगल हाइफा, सिंसाइशियल हाइफा बोलते थे हम उसको। सिंसाइशियो का मतलब क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल लेयर, है ना, वो सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट है, और उसके सेल्स में एक अलग टाइप का प्रोजेक्शन दिखाई दिया आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसका नाम रखा हमने विलाई। अंदर एक अभी भी एक लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू सिंसाइशियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब इनर सेल मास में क्या होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट। एनीवन, कोई डाउट है किसी को, नहीं, चलो लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं क्या होगा। अभी जो स्ट्रक्चर बना है वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और अंदर की लेयर अभी तक इंटैक्ट है। लेकिन इनर सेल मास में भी इस टाइम पे डिवीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इनर सेल मास में क्या डिवीजन स्टार्ट हुआ। इसी टाइम पे जब सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बन रहा था, उस टाइम पे इनर सेल मास क्या हुआ पता है, इनर सेल मास ने अपने आप को अंदर की तरफ मूव कर गया, ये जो पूरा पार्ट है ये अंदर की तरफ मूव कर गया, ऐसे। देख रहे हो, ये कैविटी बन गई, तो इसको कहते हैं कैविटी फॉर्मेशन, यहाँ पे कैविटेशन हुआ, दिस इज नोन एज कैविटेशन। ये कैविटेशन कैसे हुआ, ये पूरा का पूरा चिपका हुआ था, है ना, ऐसा समझो कि ये नीचे की तरफ मूव कर गया और बीच में आ गई कैविटी, ठीक है। यहाँ तक सारे सेल्स हैं,
और बीच में आ गई कैविटी। ये पहले कैसा था, सॉलिड मास दिख रहा था आपको, इनर सेल मास, है ना। अब इनर सेल मास जो है अंदर की तरफ मूव हो गया और बीच में आ गई एक कैविटी। इस कैविटी का नाम हम आगे भी देखने वाले हैं, अभी नहीं बता रही मैं, ठीक है। ये अभी इनर सेल मास पहले अंदर की तरफ मूव हुआ, क्लियर है। जैसे जैसे ट्रोफोब्लास्ट में डिवीजन हो रहा है वैसे वैसे इनर सेल मास में भी डिवीजन हो रहा है। बाहर ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंजेस हुए, दो लेयर बन गई, बाहर वाली लेयर जो है उसमें विलाई लाइक प्रोजेक्शंस हो गए, उसको सेंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जो अंदर वाली लेयर है वो वैसे की वैसी है जैसे पहले थी, उसको साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इनर सेल मास में क्या चेंजेस हुए, इनर सेल मास सिस्ट की तरह सेल्स ऑफ रॉबर के साथ चिपका हुआ था, बट अब वो अंदर की तरफ मूव हो गया, है ना। और बीच में फिर से एक कैविटी बन गई। अब ये जो कैविटी है इसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सिंसाइशियो और साइटोट्रोफोब्लास्ट बन चुका है। अब इनर सेल मास के जो सेल्स है ना वो डिवाइड हो रहे हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पे ऐसे कैविटी बन गई है, ये सेल्स इस तरह है, ठीक है। अब ये सेल्स ना हर तरफ से डिवाइड करते हैं, इधर तो है ही, ये ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे कि एक लाइनिंग इधर भी बन गई। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो। हाँ, एक और चीज, नीट के लिए इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, नीट के लिए आपको ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास ही पढ़ना है। बट अगर महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें, महाराष्ट्र बोर्ड थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया उन लोगों ने, है ना। तो एमएचसीईटी के लिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो जो नीट के लिए केवल जो प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे, वो इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, आप बस ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक ही आपको पढ़ना है, उसके आगे ये डिविजन आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। बट हाँ, वहां पे भी एक चीज पढ़नी है जिसके लिए ये नॉलेज की जरूरत है, इसीलिए बेसिकली अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए भी बेटर है। बट यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस, जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड ट्वेल्थ में आपके सिलेबस में है और एमएचसीईटी के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं इनर सेल मास ने अपने आप को अंदर की तरफ खींचा और अंदर फिर डिवाइड करना स्टार्ट करे, और इस तरह डिवाइड कर रहे हैं कि वो हर तरफ से इसको सराउंड करते जा रहे हैं। जो अंदर की जो कैविटी है, यहाँ या फिर यहाँ दोनों तरफ जो कैविटी बनी है, आप देखो ये तो पहले से कैविटी थी, यहाँ एक नई कैविटी बनी, इस कैविटी को भी अंदर से सराउंड कर लिया किसने, इनर सेल मास के सेल्स ने, समझ आया। इस कैविटी को भी इनर सेल मास के सेल्स ने सराउंड कर लिया। अब जब कैविटी के नेम्स रखते हैं हम, ठीक है, बाहर क्या क्या नेम्स रखे थे हमने, ये विलाई लाइक प्रोजेक्शन से याद आ रहा है आपको, ये है इनर सेल मास के सेल्स, ठीक है। अब देखो, जब ये इनर सेल मास के सेल्स इस कैविटी को लाइन कर देते हैं ना, तो अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है पूरा, इसमें क्या क्या पार्ट है, सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास के सेल्स, ये सबको मिला के हम कहते हैं कोरियन। मैं समझाती हूँ क्या है कोरियन। हाँ, नीट वालों आपके लिए कोरियन वर्ड इंपॉर्टेंट है, बट इसका फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस में फॉर्मेशन नहीं है बट कोरियन है, क्या है कोरियन वो देख लेते हैं। तो कोरियन क्या है, हम पहले उसको कोरियन नहीं बोल रहे थे इस लेयर को, पहले इसको हम साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे। बट अब जब ये इनर सेल मास के जो सेल्स है, इन्होंने क्या किया, डिवाइड करके इस पूरी कैविटी को यहाँ से सराउंड कर लिया, है ना। इस कैविटी को भी इधर से सराउंड कर लेंगे। अब ये जो लेयर बन जाएगी ना, 3 सेल की, 3 सेल लेयर बनी, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट और एक इनर सेल मास के सेल्स हैं, ठीक है। इस तीनों सेल की लेयर के जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम रखा हमने कोरियन, इसका नाम हमने क्या रखा, कोरियन। और सिंस कोरियन के ऊपर विलाई लाइक प्रोजेक्शंस है, इसीलिए दे आर नोन एज कोरियोनिक विलाई, दे आर नोन एज विलाई। तो मैंने बोला ना, विलाई का नाम मैं अभी आके आपको बताने वाली हूँ कि क्या है, क्योंकि उस समय आपने कोरियन नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने वहां पे बस विलाई लिखा था। नाउ दिस विल बी नोन एज कोरियोनिक विलाई बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन कोरियन। अब यहाँ पे जो लेयर है वो साइटो सिंसाइशो नहीं है,
अब वो कोरियन है, वो कोरियन क्या है वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। कोरियोनिक विलाई, क्लियर है। ये जो कैविटी आपको दिख रही है यहाँ पे, नाउ दिस कैविटी विच इज लाइंड बाय सेल्स ऑफ इनर सेल मास फ्रॉम बोथ द साइड्स, इसमें कहीं से भी ट्रोफोब्लास्ट नहीं है इस कैविटी में। इस कैविटी में केवल दोनों तरफ से इनर सेल मास के सेल्स हैं, ठीक है। यानी एम्ब्रियोनिक पार्ट है, इसको कहते हैं हम एमनियन, इसको कहते हैं हम एमनियन। दो वर्ड सीखे आपने, कोरियन। कोरियन क्या है, कोरियन में ट्रोफोब्लास्ट के भी सेल्स इन्वॉल्व है और इनर सेल मास के सेल्स भी इन्वॉल्व है। एमनियन क्या है, जब इनर सेल मास के सेल्स अंदर की तरफ मूव करते हैं और वहां एक कैविटी बनती है, और उस कैविटी को जब इनर सेल मास के सेल्स हर तरफ से सराउंड कर लेते हैं, उस कैविटी को कहते हैं हम एमनियन। कोरियन, एमनियन। मैं फंक्शंस बताने वाली हूँ अभी, ठीक है, इसके बाद। क्लियर है इतना, एमनियन कोरियन, ठीक है। अब इसके बाद और डेवलपमेंट हो गया, अभी तक भी ये बाहर नहीं निकला है जोना पेलोसिडा से, इसमें और डेवलपमेंट बाकी है। अब सबसे फाइनल स्ट्रक्चर मैं इसका ड्रॉ कर रही हूँ, जो फाइनली ये कैसा दिखेगा। बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। बोर्ड्स के लिए 12 जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, उन लोगों को जरूरत है यहाँ पे, है ना। बोर्ड्स में आपको ये एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है पूरा डिटेल में, ठीक है। नीट वाले या फिर सीबीएसई बोर्ड वालों को इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, अप टू ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास ही आएगा। बट एमनियन कोरियन के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली लिखा है एमनियोटिक फ्लूइड एमनियन कैविटी, वहां पे ये फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बस समझ लो बस, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये फाइनल स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ये कैसा दिखेगा सब कुछ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू अंडरस्टैंड, है ना। एक बार तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये आज चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, है ना। इसके बाद थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक है, तो वो भी हम कर लेंगे, फिर हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन पे आ जाएंगे।
तो हमने अभी तक क्या देखा था वो फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे कोरियोनिक विलाई है ना, नेम्स। ये है कोरियोनिक विलाई। क्योंकि ये कोरियन पे है तो ये पूरी लेयर जो है वो क्या है, कोरियन। अंदर एक ये कैविटी है जिसमें दोनों साइड से क्या है, इनर सेल मास के सेल्स हैं। दिस इज नोन एज एमनियन, है ना। ये दो और कैविटी बनी अंदर, यहाँ पे ये सेल्स डिवाइड होके एक और कैविटी अंदर बनाते हैं। ये दो और कैविटी बनी यहाँ पे, दिख रहा है आपको। दिस इज नोन एज यॉर्क सैक एंड दिस इज, अभी मैं इसके बारे में डिटेल्स बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज एलेंटोइस। तो चार लेयर्स बने, एमनियन तो एक कैविटी बनी, कोरियन एक मेम्ब्रेन बना, यॉर्क सैक भी एक कैविटी बनी, एलेंटोइस भी एक कैविटी बना, बाहर कोरियोनिक विलाई बना। और अब इसी स्टेज में ये क्या होगा, ये बाहर निकलेगा जोना पेलोसिडा से। इनका फंक्शंस मैं अभी बताने वाली हूँ, बस ये इतना याद करो कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज, अभी तक ये ब्लास्टोसिस्ट ही है, ठीक है। अभी तक ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जो बना है वो ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टुला में चेंजेस हुए, बाहर ट्रोफोब्लास्ट बना, अंदर इनर सेल मास बना, फिर ट्रोफोब्लास्ट में चेंज हुआ, बाहर सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट बना, अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट बना। इनर सेल मास में भी चेंजेस हुए, वो अंदर की तरफ मूव हुआ, एक कैविटी बनी, फिर हर तरफ से उस कैविटी को उसने लाइन कर लिया। अब जहाँ पे मेम्ब्रेन बना वो पार्ट था कोरियन, है ना, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट के भी लेयर्स थे और इनर सेल मास के भी लेयर्स थे। और अंदर एक कैविटी बनी जिसका नाम रखा एमनियन, उसमें केवल इनर सेल मास की लाइनिंग है। और दो और सैक बने जिसका नाम है यॉर्क सैक और एलेंटॉइस। ये दोनों भी, ये जो दोनों कैविटी है ये दोनों भी इनर सेल मास के सेल्स से बने, ठीक है, यॉर्क सैक और एलेंटॉइस। क्लियर है। तो लेकिन ये चार चीजें बनी और अब इस फॉर्म में ये बाहर निकलता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फंक्शंस बताती हूँ इसका, ठीक है। एट दिस स्टेज blastocyst comes out of जोना पेलोसिडा। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जाके वो बाहर निकलता है। और ये सब चीज को, सब कुछ होने में 7 डेज का टाइम लगता है। ये सब कुछ होने में 7 डेज का टाइम लगता है, यानी कि 7 डेज, 7 एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट 7 डेज मोस्टली होता है। 7 डेज से 8th डे के बीच में क्या होता है कि ये जोना पेलोसिडा से बाहर निकलता है और जाके अपने आप को अटैच कर लेता है मदर के यूट्रस से। यूट्रस में वो पहुंच चुका है ब्लास्टोसिस, पहुंचने के बाद जोना पेलोसिडा से बाहर। अब देखो, सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे, जोना पेलुसिडा क्यों है यहाँ पे, पहले ही क्यों नहीं बाहर निकल गया वो। अगर वो पहले ही बाहर निकल गया होता तो वो कहाँ पे बाहर निकला होता, वो यूट्रस में बाहर नहीं निकला होता। समझ रहे हो ये बात। अगर मान लो कि मैं ये बोलूं कि वो 3 सेल्ड स्टेज में था तभी बाहर निकल जाता, है ना, ये बड़ा सा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी, वो इसी स्टेज में बाहर आ जाता, है ना, मॉड्यूलर स्टेज में बाहर आ जाता। बट इस स्टेज में क्या क्या चीजें हैं देखो, अगर जोना पेलुसिडा से मॉड्यूलर स्टेज में वो बाहर आ जाता तो वो अभी तक यूट्रस में पहुंचा भी नहीं है, तो फेलोपियन ट्यूब में ही बाहर आ जाता, है ना। और अगर वो फेलोपियन ट्यूब में बाहर आ जाता तो अपने आप को वो इम्प्लांट कहाँ करता, मतलब अपने आप को अटैच कैसे करता, वो किससे करता, फेलोपियन ट्यूब की वॉल से करता। और फेलोपियन ट्यूब तो बहुत ही नैरो स्ट्रक्चर है ना। पहली बात तो वहां कोई ब्लड सप्लाई एज सच है नहीं न्यूट्रिएंट्स के लिए, बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए तो आपने पढ़ा ना, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है जो यूट्रस में है ना। लेकिन फेलोपियन ट्यूब में तो ऐसी कोई लाइनिंग नहीं है, तो अगर वो अटैच होता है पहली बात तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। दूसरी चीज ये कि फेलोपियन ट्यूब एक नैरो ट्यूब है ना। अगर वो ब्रेक हो जाती, अगर उसके अंदर वो इम्प्लांट हो जाता, वो अपने आप को अटैच कर लेता तो क्या होता, उसका साइज एक पॉइंट पे तो बढ़ेगा ना, वो बाहर निकल गया अब तो साइज बढ़ेगा ऑब्वियसली,
जब तक वो जोना पेलुसिडा के अंदर है तब तक उसका साइज कांस्टेंट है, समझ रहे हो? उसको उस नैरो ट्यूब से होके आना है। मैं आपको एक डायग्राम फिर से शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, ये डायग्राम देखो, दिख रहा है सबको? हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, यहीं पर से वो ब्लास्टोसिस जो है वो, सॉरी, जो एम्ब्रियो है वो जोना पेलुसिडा से बाहर आ जाता, तो ये ट्यूब क्या होती? ये तो स्पेस कम है ना इस ट्यूब में। इस ट्यूब में आके वो कहाँ पे अटैच होता तो उसकी साइज जब बढ़ता तो ये क्या होती? ये ट्यूब बर्स्ट हो जाती। यूट्रस तो आप देख रहे हो, बीच में मायोमेट्रियम है, मसल है। मसल क्या है? स्ट्रेचेबल होते हैं, है ना? तो मसल्स हैं, वो साइज चेंज होगा तो उसका भी साइज चेंज होगा, इसीलिए यूट्रस स्वेल हो सकता है। समझ रहे हो? उसका साइज, वो स्ट्रेचेबल है ना, मसल्स है उसमें। बट फेलोपियन ट्यूब में थोड़ी मसल्स है। तो अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता तो ये बर्स्ट हो जाती। इस टाइप की प्रेगनेंसी को, वैसे तो दिस टाइप ऑफ प्रेगनेंसी विल नेवर लीड टू अ बेबी, बेबी तो बनेगा ही नहीं, बहुत पहले अर्लियर स्टेज में ही वो बर्स्ट हो जाएगी ट्यूब। और ये फेटल हो सकता है मदर के लिए, बेबी तो बनेगा ही नहीं वैसे भी, है ना? और मदर के लिए फेटल हो सकता है क्योंकि उसकी फिलोपियन ट्यूब क्या होगी? बर्स्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? इसको कहते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मुझे लगता है किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले मैसेज किया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर कि क्या होती है, क्या है ना? तो ये क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी यूट्रस की जगह किसी और जगह पे जाके एस्टेब्लिश हो जाती है तो उसको कहते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो भी लिखेंगे हम, समझ रहे हो? तो अब क्लियर हुआ कि जोना पेलुसिडा उसको कांस्टेंट साइज में रखता है, वो चेंज नहीं हो रहा उसका शेप, वो शेप वैसा का वैसा ही रह रहा है, अंदर बस सेल्स डिवाइड होकर अपने आप को चेंजेस कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी चेंजेस हुए। ट्रोफोब्लास्ट से सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट बना, एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉयस बना, कोरियोनिक विलाई बना। अब ब्लास्टोसिस्ट कम्स आउट ऑफ जोना पेलोसिडा। क्लियर हुआ इतना सबको? अब हमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन पढ़ना है और इनका फंक्शन देखना है। ठीक है, पहले आप ये लिख लो। नोट डाउन करने वाले हो सब लोग? नोट करना है ना? क्योंकि नोट्स तो बनाओगे नहीं अलग से, सब ऐसे ही बैठे रहोगे कि पीडीएफ के भरोसे बैठोगे, है ना? और पीडीएफ के भरोसे रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। पीडीएफ तो थोड़े दिन के बाद आपको गुम हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं, है ना? एक एक पीडीएफ खोल खोल के देखना पड़ेगा कि क्या है उसमें। तो नोट डाउन कर ही लो। ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ से आज पढ़ा है हमने। मैं थोड़ी देर में फिर स्क्रॉल डाउन करूंगी। हाँ, आप नोट डाउन कर लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी चैट में।
वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही डेप्थ में पढ़ा जा सकता है, बट इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अगर आप कोई दूसरी बुक्स देखोगे तो काफी डेप्थ में आपको क्लीवेज के टाइप्स ये सब भी पढ़ना है ना, एग के टाइप। बट यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस, बस मुझे क्योंकि एक चीज तो याद रखो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है चैप्टर का नाम, तो दूसरे टाइप के क्लीवेज डिवीजन की जरूरत ही नहीं है, एक ही टाइप का क्लीवेज डिवीजन होता है, तो वो जानने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, एग भी टाइप जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बस आपको ह्यूमन एग के बारे में पढ़ना है, जो आगे हम अभी देखेंगे। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल याद है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने देखा था कि 14th डे को ओवुलेशन हुआ। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी अभी आपसे। 14th डे पे ओवुलेशन हुआ, हम ये बता रहे हैं कि 24 आवर्स तक ओवा सरवाइव कर सकती है मदर के, जो वुमन है उसके अंदर, है ना, फीमेल के अंदर 24 आवर्स तक सरवाइव कर सकते हैं। तो या तो स्पर्म 14th के पहले 13th को रिलीज हुआ हो, या फिर 14th को आया हो, या 15th को आया हो। इन तीनों दिन चांसेस है फर्टिलाइजेशन के, राइट। तो मान लेते हैं कि स्पर्म उस दिन ही आया, तो फर्टिलाइजेशन हो गई 15th डे को, याद है। 15th डे को फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट डिवाइड होगा 30 आवर्स के बाद, यानी टोटल 7 डेज लगते हैं, 7 to 8 डेज लगते हैं जब वो अंदर आता है यूट्रस में। ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो फर्स्ट डे ही हो गया, जिस दिन 14th डे को ही हो गया। 7 to 8th डे, यानी कि 15th डे को अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो आप बताओ कि कौन से दिन पे एम्ब्रियो पहुंचेगा यूट्रस में? कौन बताएगा? यूट्रस में कब पहुंचेगा? एनीवन? 15th डे को, 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल है, उसके 14th डे को ओवुलेशन हुआ, है ना। बताओ आंसर। नहीं, कोई नहीं बताने वाला। 14th डे को एग का रिलीज हुआ, 15th को मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ, तो 7 to 8 डेज मतलब 22nd और 23rd डे। और याद है 22nd 18th डे कैसे आशावरी? कितने दिन जोड़े तुमने 3 दिन के अंदर?
22nd और 23rd डे तक। और याद करो हमने एलएच का जो स्ट्रक्चर देखा था, अभी फिर से मैं एक बार शेयर करती हूँ आपको वो डायग्राम। दिख रहा है ये देखो। हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एलएच जो है वो खत्म होते होते कौन से डे पे पहुंच गए हम, 23rd डे के आसपास क्या हो जाता है, एलएच पूरी तरह कम हो जाता है। जब एलएच कम हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा, कोई नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो एलएच ड्रॉप हो जाएगा, बट प्लेसेंटा तो बन चुका है ना। अब प्लेसेंटा यहाँ पे अगला काम करेगा, क्या करेगा वो देखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ये देखो एलएच तो रिग्रेस हो चुका है, बट अभी भी प्लेसेंटा फॉर्म हो गया। अब प्लेसेंटा जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है यहाँ पे। आज यही लास्ट टॉपिक है, ठीक है। प्लेसेंटा जो फॉर्म हो गई, अब वो हार्मोन सिक्रीट करती है। प्लेसेंटा कैसे बनी, इंटरडिजिटेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड कोरियोनिक विलाई, है ना। एंड इट अकर्स ऑन द 7th to 8th डे। और उसका जो प्लेसेंटा बना, इट एक्ट्स लाइक एन एंडोक्राइन ग्लैंड। और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स वो सिक्रीट करता है, जो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम था एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये याद रखो। एचसीजी अब क्या करता है, एचसीजी अब मेंटेन्स दी कॉर्पस ल्यूटियम, ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि किससे मेंटेन हो रही थी, जिसको मेंटेन करके रखा था एलएच ने। बट एलएच तो 23rd और 24th डे पे खत्म हो जाएगा, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना स्टार्ट होगी। बट सिंस एचसीजी अगर बन जाता है, यानी प्लेसेंटा बन जाता है 7th और 8th डे पे, यानी कि 22nd डे पे प्लेसेंटा बन गया, तो एलएच की अब कोई जरूरत रहेगी ही नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, एचसीजी मेंटेन करेगा। और अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहेगा, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगी। क्लियर हुआ, है ना। अब अगर किसी फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आप उसको प्रेग्नेंट कहोगे, या जिसमें प्लेसेंटा बन जाता है आप उसको प्रेग्नेंट कहोगे। फर्टिलाइजेशन डज नॉट मीन कि द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ऐसा भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ बट वो प्रेगनेंसी, मतलब वहां पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं हुआ, किसी वजह से, किसी भी रीजन से ऐसा हो सकता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो फ्लश आउट हो गया। हो सकता है थोड़ा डिले हो गया मूवमेंट में डिले होने की वजह से, क्योंकि वो मूवमेंट के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जो कि आप नहीं पढ़ रहे हो उतना डिटेल में। बट आप देखोगे कभी कभार ऐसा होता है कि मूवमेंट इतना स्लो हो रहा है कि उस समय तक क्या हो गया, प्लेसेंटा 7 to 8 डे में नहीं बना। अगर 7th to 8th डे में प्लेसेंटा नहीं बना तो एचसीजी नहीं बनेगा। एचसीजी नहीं बनेगा तो एलएच तो डाउन हो ही चुका है। अगर एलएच डाउन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होगी, फॉल ऑफ हो जाएगी, है ना। तो फिर आप उसको फिर नहीं रोक सकते, मतलब फिर फीटस जो जो सॉरी जो एम्ब्रियो है वो जितना भी बना होगा वो वैसे के वैसे फॉर्म में जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसके साथ ही वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ परफेक्ट टाइम पे हुआ तो क्या होगा, 7 to 8 डे में प्लेसेंटा बन जाएगा, एचसीजी बन जाएगा। एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहेगा और प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाएगी। तो प्लेसेंटा जब बन जाता है तभी हम
फीमेल को प्रेग्नेंट कहेंगे। इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने दिन के बाद अगर फीमेल प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसको वो पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट जो है वो करेक्ट रिजल्ट पता चलेगा। कितने दिन के बाद? आफ्टर 7th और 8th डे। अब प्रेगनेंसी किट की बात कर लेते हैं। जो प्रेगनेंसी किट प्रेगा न्यूज एंड ऑल आपको टीवी में दिखाया जाता है ना, उस प्रेगनेंसी किट में किस हार्मोन को चेक करते हैं हम? आप बताओ। विच हार्मोन विल इंडिकेट द फीमेल इज प्रेग्नेंट? इसका तो आंसर करो यार, तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे आज। आज कोई पढ़ाई के मूड में ही नहीं है क्या? HCG, वेरी गुड अनुजा, है ना। HCG विल मीन, अगर HCG एक HCG एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है। अगर हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है तो वो यूरिन में प्रेजेंट होगा। तो यूरिन में अगर प्रेजेंट होगा तो यूरिनेशन, अगर फीमेल उस प्रेगनेंसी किट पे यूरिनेट करेगी तो फीमेल को वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट पता चलेगा। अगर HCG नहीं है, अगर इफ शी टेक्स द टेस्ट बिफोर 7 days, अगर किसी का कॉपुलेशन एक दिन पे हुआ, मान लो XYZ किसी भी डेट पे, तो अगर वो 7 days के अंदर प्रेगनेंसी किट को चेक करने के लिए यूज करती है तो उसमें प्रेगनेंसी करेक्ट रिजल्ट नहीं पता चलेगा। उसको शी हैज टू वेट एटलीस्ट फॉर 7th to 8th डे, है ना। 7th और 8th डे के बाद ही वो करेक्ट रिजल्ट पता चलेगा, क्योंकि HCG का सिक्रीशन तभी होता है। तो वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद उसको पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी करेक्ट रिजल्ट पता चलेगा। क्लियर है? तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे बन गए। एक तो ये कि कितने दिन के बाद ये कंफर्म हो सकता है और कब कंफर्म होगा, जब प्लेसेंटा बन जाएगा। और दूसरी चीज कि कौन से हार्मोन को हम चेक करेंगे इन केस टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी, HCG। प्लेसेंटा जो है आगे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, उनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? नहीं? ओके, सो ये यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में कुछ नहीं बचा हुआ, बस थोड़ा सा ये है पार्टी ड्यूरेशन है, बस एक लास्ट टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।